दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले एक ऐसी जर्नी जिसमें हम पृथ्वी से निकलकर पूरे सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज़ और फिर यूनिवर्स की जानकारी लेंगे। दोस्तों, एसएससी में जीके में 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस करने होते हैं और टाइम की बाउंडिंग होती है। दोस्तों, अगर टाइम की बाउंडिंग रहेगी ना, तो आप थोड़े घबराते भी हो कि इसको मैं कैसे जल्दी से कर पाऊँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि अगर हमें एसएससी वगैरह की अगर पूरी जीके जाननी है, अब देखिए बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने आज भी देखा उनमें बहुत सारी कमियां हैं पढ़ाने के अंदर, और बहुत सी चीज़ें हैं, इसीलिए बच्चे उसके अंदर एक गैप है, और गैप होने की वजह से बच्चे क्या आउट ऑफ फुल नंबर नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, एसएससी में है ना, अगर आपको एसएससी में 25 आउट ऑफ 25 जो क्वेश्चंस है अगर सही करने हैं, तो हमें जीरो से लेकर और एडवांस टोटल जीके करनी पड़ेगी दोस्तों। और टोटल जीके करने के लिए हमें नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। और आपको मैं बता दूं, जब आप नोट्स पढ़ते हैं या शॉर्ट्स पढ़ते हैं तो आप पूरी जानकारी नहीं ले पाते हैं। और यूपीएससी के टाइम भी देखिए, जीके आपकी जो करंट जीके नहीं है, वो जीके आपकी एक ही रहने वाली है, जैसे स्पेस, जियोग्राफी, ये सब ऐसे के ऐसे रहने वाली दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप तैयारी करते हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें अपना 100% देना चाहिए, और मेरा ये मानना है। और अगर हम 100% देंगे, 100%, तो हमारे नंबर भी अच्छे आएंगे और हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, और जो भी है टाइम बाउंडिंग जो आपकी है उसके अंतर्गत भी हम क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। एक बहुत बड़ा गैप है, उसको फिल करना है। और अगर फिल करना है तो मैं ये कहूँगा, आप मुझसे जुड़िए। और देखिए, अभी आप कुछ लोग हैं ना, बीच में इसको स्किप कर देंगे, और स्किप करने के बाद बिल्कुल भी वो ध्यान नहीं देंगे, और ऐसी जो अच्छी वीडियोज़ होती है उन तक वो पहुंच नहीं पाती है। और मैंने जीके सीरीज स्टार्ट की है कि आपको मैं पूरी तरीके से जो है ज्ञान दे सकूं। और मैं आपसे एक वादा चाहता हूं कि एसएससी हो, है ना, एसएससी हो, यूपीएससी हो, या फिर कोई भी सीपीओ हो या रेलवे, है ना, रेलवे, आपसे निवेदन है कि आप जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे याद नहीं कर सकते, याद नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। रटना नहीं है। मैंने बहुत से टीचर्स देखे हैं, वो आपको सिर्फ ट्रिक बता देते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम ये याद कर लो। ट्रिक, देखिए, ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन एक अगर आप नॉलेज ले लोगे तो आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाओगे। और आज हमारा का टॉपिक भी यही है, मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। तो हमने शुरुआत की है कि हम पहले जहाँ से शुरुआत हुई मानव जीवन की, जहाँ से शुरुआत हुई स्पेस बने, जहाँ से यूनिवर्स में स्पेस एक्सपेंडिंग होता रहा, कैसे एवरीथिंग, कि कैसे सोलर सिस्टम तैयार हुआ, पूरा एक जीरो से हीरो की तरफ लेके चलेंगे। उसके बाद हम अर्थ पे आएंगे, अर्थ से कंट्री पे, अर्थ से सीधा कॉन्टिनेंट पे, फिर कंट्रीज़ पे, हम एक एक लेके चलेंगे। और हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों स्टूडेंट इसको समझ सकते हैं और 100% ज्ञान ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो है, अच्छा, आज मैं आपको जो टॉपिक है वो है स्पेस एंड यूनिवर्स। तो दोस्तों, है ना, स्पेस एंड यूनिवर्स एंड गैलेक्सीज। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपको जो टॉपिक मैं दे रहा हूँ ना, वो आप अगर पूर्ण रूप से करेंगे, इसके बाद मैं नेक्स्ट डे इसकी एक एमसीक्यू क्वेश्चंस की, कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो आपको एक पूरा सिस्टम वीडियो बनाऊंगा। फिर नेक्स्ट डे हम दूसरा करेंगे। तो दोस्तों, फिर हम इसमें एक एक चीज़ों को गहराई से समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले एक ऐसी जर्नी जिसमें हम पृथ्वी से लेकर के और सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, फिर पूरी यूनिवर्स तक पहुंचेंगे। आपको पता ही है कि कहीं से भी शुरुआत करनी है, अगर हमें चाहते हैं कि हमें 100% जी के आवे और हम एक ऐसी स्थिति में पहुँचे कि क्वेश्चन हमने देखा, क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन हमने देखा और हम तुरंत उस क्वेश्चन को कर सकें, और 100% कर सकें, तो हमें ज़रूरत है किस चीज़ की दोस्तों? हमें ज़रूरत है अच्छे से लर्न की। तो क्या आप जानते हैं, लेकिन हमें शुरुआत में एक सवाल है आपसे, क्या आप जानते हैं कि हमारा अर्थ, है ना, सोलर सिस्टम और मिल्की वे आखिर यूनिवर्स में कहाँ है?
ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो आपको दिख रहा है ना पूरा यूनिवर्स, पूरा स्ट्रक्चर, यानी जिसमें आपके यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स में देखो क्या होता है कि ये ब्रह्मांड हिंदी में कहते हैं इसको। यूनिवर्स में सब कुछ शामिल है जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसे मेजर कर सकते हैं, जिसे डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे स्टार, प्लेनेट्स। अब ये देखिए प्लेनेट्स हो गए, ये स्टार्स हो गए, ये मिल्की वे गैलेक्सी होगी। स्पेस भी यूनिवर्स में आता है ना। तो इसको अगर आपसे कोई स्पेस को हटा दे और यूनिवर्स, नहीं, स्पेस यूनिवर्स में है। तो ये सब चीज़ें, स्पेस तथा टाइम, जितना भी चीज़ है ना, जैसे कि स्टार, प्लेनेट, ग्रेविटी, मून, गैस, डस्ट, रेडिएशन, स्पेस एंड टाइम। रेडिएशन क्यों, आपको पता है कि स्पेस में स्टार्स बने थे, उनमें खुद की एक एनर्जी, हाइड्रोजन और जो हीलियम थे, मैं आपको बताता हूँ, हाइड्रोजन और जो हीलियम है ना, ये आपस में जब इनके टक्कर हुई, यानी कि आपस में जब ब्लास्ट हुआ, ये एटम्स आपस में एक दूसरे से विस्फोट हुए, तो एनर्जी का निर्माण हुआ, है ना। तब सन भी एक स्टार बना। तो दोस्तों ऐसे ही यूनिवर्स में सभी चीज़ें आती हैं दोस्तों। तो अब हम आपको पूर्ण रूप से समझाएंगे, है ना। मेरे पास आप देखो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मैंने पहले नोट्स बना लिए हैं, है ना। एसएससी के, ये देखो आप लिखा हुआ है यूनिवर्स एंड स्पेस, है ना। तो उसके हिसाब से अब यूनिवर्स मीनिंग क्या है, देखिए, द टोटल ऑफ द मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम इंक्लूडिंग ऑल गैलेक्सीज एंड एवरीथिंग बिटवीन देम। तो जो भी है ना ये यूनिवर्स, वो टोटल एवरीथिंग आता है उसमें, मैटर, मेट्रोइड, एस्टेरॉइड बेल्ट, एवरीथिंग इज इन यूनिवर्स, जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, सब चीज़ें। और गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी एक ऐसी है ना, 3 तरह की, वैसे तो काफ़ी टाइप की होती है, लेकिन इसमें मेजर होती है 3। स्पाइरल यानी कि गोलाकार, यानी जिसमें जैसे स्पाइरल में आप देख पा रहे हो, स्पाइरल मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। स्पाइरल है वो, अभी आपको मैं मेजर, ये देखो स्पाइरल रहा, ये वाला स्पाइरल होती है ना। फिर ओवल शेप होती है, यानी इलेप्टिकल जो गैलेक्सी होगी वो ओवल शेप होगी। और एक इरेगुलर जिसका कोई शेप नहीं होता, रोकी होती है, उसमें बहुत सारे अलग प्रकार के डस्ट, जिसमें मतलब आप ये समझो कि लाइफ थोड़ा नहीं मिल पा रही है। और मिल्की वे जिसमें हम रहते हैं, मिल्की वे हमारी जो गैलेक्सी, उसका शेप कैसा है, स्पाइरल है। आप देख सकते हो स्पाइरल कैसे है, इस तरह की है, यानी कि घुमावदार। ये मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी और स्पाइरल शेप है। तो उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जो है ना, इनके जो सेंटर होता है गैलेक्सी को, वो उसको सेक्रेटेरिएट ए कहते हैं ना, है ना, सेंटर बोलते हैं। तो जैसे आप इसमें देख पा रहे हो, ये वाला सेंटर, ये वाला जो ये है ना, तो इसको सेक्रेटेरिएट कहते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में हम अगर आप देखें तो हम चलते हैं, अब देखिए गैलेक्सी हो गई। अब गैलेक्सी में बहुत सारी चीज़ें होती, गैसेज, स्टार्स होते हैं, प्लेनेट्स होते हैं, और सेंटर में जो भी गैलेक्सी है उसके सेंटर में सन होगा। जैसे मिल्की वे के सन, अगर उस पर लाइफ है तो मिल्की वे के बीच में सन है, आपको इस बारे में पता होगा। और स्पेस क्या है, अगर हम यूनिवर्स स्पेस पर, स्पेस एक विशाल क्षेत्र है, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, दूसरी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट इसी में मौजूद होते हैं, इसी के अंदर मौजूद होते हैं, है ना। ये वाला सब जो ब्लैक वगैरह, ये जो भी है ना गैलेक्सी, जिसमें ये सब स्पेस है। यूनिवर्स केवल स्पेस नहीं है, जो आपकी यूनिवर्स है उसको हम स्पेस नहीं, वो उसमें तो सभी चीज़ें आएगी आपकी, स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी, फिजिकल लॉ जितने भी बने हैं सब, है ना, एवरीथिंग आएगी। इसलिए अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ व्हाट, यूनिवर्स किससे बनी है, तो सिर्फ स्पेस कहना इनकम्प्लीट होगा कि स्पेस से बनी, उसमें सभी चीज़ों से यूनिवर्स बना हुआ है। और कितना बड़ा है यूनिवर्स, तो अगर अब बात करते हैं, एक इंटरेस्टिंग सवाल अगर आता है यूनिवर्स कितना बड़ा है, तो इसका एग्जैक्ट साइज़ हमें नहीं पता है ना। क्यों, क्योंकि हम पूरे यूनिवर्स की बाउंड्री नहीं देख सकते। हम जिस हिस्से को ऑब्जर्व करते हैं ना, उसी के बारे में हम बात करते हैं, तो इसका कोई एक्चुअल साइज़ नहीं होता। और जो हमने ऑब्जर्व यूनिवर्स है ना, यानी हमने जो ऑब्जर्व किया है, यानी यूनिवर्स का वह हिस्सा जिस लाइट या इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच पाई है ना, उसे ऑब्जर्व यूनिवर्स कहते हैं, ऑब्जर्वेबल एंड, है ना। और दूसरा सबसे बड़ा एसएससी यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, ईएसए के अनुसार, यानी जो यूरोपियन, अब देखिए पहले नासा तो हमारी है ही, कर ही रही है, लेकिन पहले आप देखो नासा ने मार्स रोवर भेजा, काफ़ी जानकारी वहाँ से ली,
है ना, नासा ने भेजा था मार्स रोवर। तो उन्होंने काफ़ी जानकारी वहाँ से इकट्ठा करी थी, मार्स रोवर के जरिए वो रहा था, एक रोबोट था। तो ऐसे ही नासा ने भेजा, वो अमेरिका की एजेंसी है ना, स्पेस एजेंसी है। ऐसे ईएसए भी यूरोपियन जो यूनियन है, यानी यूरोप में जो भी कंट्रियां हैं, अब यूरोप में कौन कौन सी कंट्रियां जैसे आ जाती है आपकी, यूरोपियन यूनियन में आने वाली कंट्रियां यानी यूरोप कॉन्टिनेंट में आने वाली, और उनकी जो स्पेस एजेंसी, तो वो ज़्यादातर अपने एक मेन उन्होंने स्पेस एजेंसी बनाई है ईएसए। और उसमें जैसे आपके आ जाते हैं फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, चड, सीजेच रिपब्लिक, और बहुत सारे जैसे आपके आ जाते हैं फिनलैंड, ग्रीनलैंड, ये सब कंट्रियाँ यूरोप कॉन्टिनेंट में आती है। और जिस दिन मैं आपको पढ़ाऊँगा ना, मैप पढ़ाऊँगा, उस दिन मैं आपको बताऊँगा। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, आप यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो, लेकिन छोटी सी चीज़ मैं बीच में बताऊँ, अगर आपको पढ़ना है ना, तो भैया अगर आपको जी के जाननी है तो आपको मैप भी पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे वर्ल्ड मैप पढ़ते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा दोस्त। तो हमारा ईएसए के अनुसार, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अनुसार, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कम से कम लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स है, अक्रॉस है। जबकि पूरे यूनिवर्स का एग्जैक्ट साइज़ तो हमें पता ही नहीं है। यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई थी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, अगर आप देखोगे यूनिवर्स की शुरुआत, अगर आप जाओगे, देखिए बिग बैंग थ्योरी हुई थी, जिसमें आपस में डस्ट, गैसेज, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, ये जो गैसें थी, ये आपस में टकराई थी, और स्पेस एक्सपेंड हो रहा था। और स्पेस एक्सपेंड होता है, तो स्पेस एक्सपेंड हुआ, और उसके बाद बिग बैंग थ्योरी हुई। और वैज्ञानिक एविडेंस के अनुसार यूनिवर्स लगभग 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स पहले अत्यंत हॉट और डेंस था, यानी बिल्कुल नज़दीक नज़दीक था, भिड़े हुए थे अणु आपस में, है ना। इस अवस्था में तो स्पेस का एक्सपेंशन हुआ, स्पेस बढ़ने लगा, और उसके बाद बिग बैंग, है ना, एक कोई साधारण बॉम्ब एक्सप्लोजन की तरह मत समझना इसे आप, ये स्पेस इटसेल्फ एक्सपेंड हुआ था। तो नासा के एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल के अनुसार यूनिवर्स लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। जब बिग बैंग थ्योरी हुई तो स्टार्स बनने लगे धीरे धीरे, वो जो कहते हैं ना कि धूल मिट्टी डस्ट थे, वो नज़दीक आए और वो जॉइंट हुए, और जॉइंट होके एक जैसे खगोलीय पिंड एस्टेरॉइड बन जाता है, उसके बाद स्टार बन जाता है, वो सिस्टम स्टार्ट हुआ, है ना। तो पहले तो बहुत डेंस था यूनिवर्स। जो बिग बैंग थ्योरी अगर आप देखोगे, एक थ्योरी है बिग बैंग, है ना, जो सबसे पहले यूनिवर्स में जो स्पेस हुआ, फिर स्टार्स बनने लगे, तो वो स्टार्ट हुई थी बिग बैंग थ्योरी। एक ब्लास्ट होने लगे थे आपस में, जैसे जैसे स्पेस बढ़ने लगा, और पार्टिकल्स बने, फिर एक्सपेंड के साथ यूनिवर्स कूल होने लगा, है ना। जैसे जैसे वो बिग बैंग हुआ, आपस में गैसेज टकराई, बहुत ज़्यादा हॉट था, फिर पार्टिकल्स बनने लगे। जब स्पेस बढ़ने लगा तो स्पेस एक्सपेंड हुआ, तो फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने, फिर आगे चल के एटम्स बने, और करोड़ों वर्ष और ग्रेविटी ने गैस को इकट्ठा करके स्टार और गैलेक्सी को फॉर्मेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। ग्रेविटी, गैस और स्टार्स, ये गैलेक्सी बनने में महत्वपूर्ण भूमिका मिली थी, एटम्स बन गए थे। और ईएसए यूरोपियन के अनुसार यूनिवर्स में हाइड्रोजन और हीलियम प्रमुख थे, लेकिन लगभग 100 बिलियन ईयर्स के बाद पहले स्टार्स बने थे, है ना। ऐसा नहीं है। तो पहले सबसे पहले क्या हुआ अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले, अब हम नीचे की तरफ ही चलें तो अच्छा रहेगा, या इधर साइड में जगह ले लेते हैं इधर। सबसे पहले क्या हुआ, बिग बैंग थ्योरी बनी। बिग बैंग थ्योरी नहीं बनी, बिग बैंग हुआ। बिग बैंग एक ब्लास्ट था गैसों का, जॉइंट्स का, है ना, ब्लास्ट हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा था आपस में, और फिर जो है पार्टिकल्स हुए बिग बैंग से, एटम्स हुए, एटम्स से स्टार बने, स्टार से, है ना, बिग बैंग के बाद पार्टिकल्स जो थे वो हुए, एक दूसरे में आकर के चिपकने लगे, फिर एटम्स बने, फिर स्टार्स बने, फिर गैलेक्सीज बनी, फिर उसके बाद प्लैनेटरी सिस्टम बना, फिर हमारा सोलर सिस्टम, और फिर अर्थ बना। तो गैलेक्सी अब यूनिवर्स के अंदर का एक लेवल पर चलते हैं। तो बताता हूँ मैं आपको गैलेक्सी क्या होती है। गैलेक्सी स्टार, गैस, जस्ट, देखो जैसे मैं आपको ये वाला मैं आपको बताता हूँ। तो आकाश गंगाओं में तारे, गैस, धूल, डार्क मैटर, अन्य पिंडों का एक विशाल समूह गुरुत्वाकर्षण से बंधा रहता है। आकाश गंगाओं के प्रकार है सर्पिलाकार, हम हिंदी में भी बताएंगे, है ना। इसमें घुमावदार भुजाएं होती हैं, उदाहरण मिल्की वे हमारी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं मिल्की वे किस शेप की है, स्पाइरल शेप की या सर्पिल आकृति की।
ओवल से इलेप्टिकल है ना। अंडाकार आकाशगंगा को इलेप्टिकल गंगा कहते हैं, और अनियमित आकाशगंगा को कहते हैं। अच्छा, इसमें लार्ज क्लाउड भी होता है, मैग्नेटिक क्लाउड भी होता है। उदाहरण है मेलेनिन, इसका कोई निश्चित नियम आकार नहीं होता है। उदाहरण है मेलेनिक आकाशगंगा है, वो भी इरेगुलर शेप की है। तो गैलेक्सी में होता है। सबसे पहले क्या है, गैलेक्सी में स्टार, गैस, डस्ट, ये सब डार्क मैटर होते हैं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है, हमारा सन इसी मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारा सन है ये मिल्की वे यानी दूध जैसे रंग की होती है, दूधिया रंग की, है ना। मिल्की वे आकाशगंगा है हमारी, और ये हमारी जो है ब्रह्मांड सर्पिल है। सैकड़ों अरब तारे हैं। हमारे सौरमंडल की ओरियन आर्म्स है ना। और ओरियन आर्म्स ये रही, देखो ये फैलती इस हमारा सौरमंडल एक सर्पिल ओरियन आर्म्स है। इसके केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल होता है। यहाँ पे एक ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सिस्टम है जिसको आइंस्टाइन ने भी दिया था कि इसमें ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। और आपने देखा होगा कई बार, है ना, पानी आपने देखा होगा, कहीं नाली हमने बना दी एक रूम के अंदर, अगर कहीं नाली बना दी तो पानी उधर आता है और वो घूमता है, और घूम करके वो अंदर जाता है, बीच में जा करके वो नाली जाता है, अगर प्रेशर हो पानी में। तो ऐसे इसमें ये क्या है, ग्रेविटी से ये खुद मिल्की वे गैलेक्सी स्फेरिकल टर्न होती, स्टार खुद गैलेक्सी के अराउंड जो है रिवॉल्व होता है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो चीज़ जाएगी वो इतना ज़्यादा ग्रेविटी रहती है, सब इसी के अंदर रह जाती है, वापस आने का कोई चांस नहीं है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब हमारा जो सोलर सिस्टम है वो पूरा सिस्टम क्या है, पूरी तरह हियरची है ना। यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी, मिल्की वे, सोलर सिस्टम, सन, सब चीज़ें हैं। अब सोलर सिस्टम क्या है, अब देखिए सोलर सिस्टम को बताता हूँ आपको। अब एक बार हम थोड़ा सा नोट्स भी पढ़ लेते हैं। सन एंड अर्थ। सन इज ए स्टार मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम एनर्जी प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन और हीलियम जब आपस में टकराते हैं तो एक एनर्जी बनती है जिससे, और ब्लास्ट भी होते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे आप देख लो न्यूक्लियर बॉम्ब कितना हैवी होता है, उससे भी ज़्यादा। तभी तो ये जो इसमें जो है इतने ज़्यादा जो है न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं, और कोई टिक नहीं पाएगा, जो गया वो ख़त्म, कांच वाँच कुछ नहीं। तो अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। अर्थ लेस वन नेचुरल सैटेलाइट मून, लेकिन सन की नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, कोई नहीं है। तो और एक चीज़ सबसे बड़ी, जो सन के पास वाले जो प्लैनेट्स है वो गर्म होंगे, और जो सन से दूर होते जाएंगे, जैसे नेपच्यून होगा, यूनिवर्स है ना, नेपच्यून, ये सब थोड़े थोड़े ये क्या है, आइसी होते चले जाएंगे। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट एंड कॉमसेट। एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलती है। उसमें क्या होते हैं, एक बहुत सारे एस्टेरॉइड्स होते हैं। तो दोस्तों है ना, अब हम आते हैं सोलर सिस्टम पे। और कॉमेट्स, कंटेन एंड जुपिटर। कॉमेट्स कंटेन आइस, डस्ट एंड रॉकी मटेरियल। कॉमेट टेल पॉइंट अवे फ्रॉम द सन। जैसे जैसे वो कॉमेट जो होते हैं जब दूर जाते हैं ना, सन के पास जाएंगे तो उनकी जो है टेल वो ख़त्म होती जाती है। तो अब हम चलते हैं अपने प्लैनेट्स पर। देखिए सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है। मरकरी सन के नज़दीक, दूसरे नंबर पे वीनस, तीसरे नंबर पे अर्थ जिस पे लाइफ अभी पॉसिबल है। फिर मार्स पे देखिए, मार्स रोवर जब गया ना, मैंने भी उसकी इमेज को देखा था, तो उसमें ऐसे प्रमाण लगते हैं, ऐसे जो है मिलते हैं एविडेंस कि यहाँ पे जीवन हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे ना गड्ढे जैसे देखे, उनमें मिट्टी ऐसे हटी हुई है कि जैसे पानी सूख गया और उसके बाद मिट्टी, वहाँ पे गोल पत्थर मिलते हैं जब हमारी नदियों में मिलते हैं। तो वहाँ पे पहले कभी पानी हो सकता है, और बाद में वो कोई वहाँ पे ब्लास्ट हुआ हो, जैसे डायनासोर चले गए थे, कोई जो है एस्टेरॉइड आकर के टकराया हो अर्थ से, या कुछ भी है ना, खगोलीय पिंड टकरा गया हो, तो उसके बाद कुछ हुआ हो सकता है वहाँ पे। सॉरी, अर्थ पे नहीं, मार्स पे। उसके बाद जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून। जुपिटर पर भी एक जो है एक यान भेजा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यान भेजा है जुपिटर पे भी। तो वो भी क्या है कि जुपिटर काफ़ी दूर है, पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसमें टाइम लगेगा। अभी वो सिर्फ वो क्या करेगा, इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा और देखेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें संभव है। तो सैटर्न है, यूरेनस और नेपच्यून, ये आइसी होते चले जाते हैं क्योंकि ये दूर हो जाते हैं।
ये वाला देखो सैटर्न पे जो है ये गैस की जो है एक रिंग होती है। तो लार्जेस्ट क्या है, जुपिटर है, स्मॉलेस्ट मरकरी, हॉटेस्ट वीनस है, रेड प्लैनेट मार्स है। मार्स रेड है क्योंकि वहाँ की मिट्टी लाल है, वहाँ का एरिया लाल दिखाई देता है। रिंग प्लैनेट है सैटर्न, गैस का रिंग होती है इस पर। और फारेस्ट प्लैनेट है नेपच्यून, वो बहुत जो है इस पर बर्फ़ होती है क्योंकि दूर है, सनलाइट पूरी पहुंच नहीं पाती है ना। और देखिए प्लेनेट को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, इनर टेस्ट है ना, प्लेटेन कहेंगे, या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट या आउटर प्लेनेट। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स ये इनर है, ये कंपैरेटिवली रॉकी प्लेनेट है और यहाँ पे आइसी नहीं होता। और आउटर प्लेनेट जुपिटर, सैटर्न, यूनर्स, नेपच्यून ये सब गैस जाइंट प्लेनेट है। और यूनर्स और नेपच्यून तो आइसी भी है। तो तो ये चीज़ें हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेटरी फैक्ट्स, सबसे बड़ा तो आपको पता ही जुपिटर है, आपको पता है सबसे छोटा प्लेनेट मरकरी, सबसे गर्म वीनस है ना प्लेनेटों में। और मरकरी सन के सबसे पास है, लेकिन हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस है। देखिए मरकरी है इसके सबके पास है, लेकिन फिर भी हॉटेस्ट आपने देखा ना यहाँ पे लाल, ये सबसे, क्योंकि ये वीनस में क्या होता है कि इसका एटमॉस्फेयर ऐसा है जो भी इसमें हीट आती है वापस नहीं जा पाती है, तो ये गर्म माना जाता है, गर्म है ही। सन क्या है, अब सन आप प्लेनेट नहीं, एक स्टार है। और सन खुद भी रिवॉल्व होता है, एक स्टार है, हमारे सोलर सिस्टम का प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है एंड हीट का है। और सर की एनर्जी का मुख्य जो सोर्स है, ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलती है। दोस्तों जुड़े रहिए, छोड़ के मत जाइएगा, आप पछताएंगे, क्योंकि मैं बहुत तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने सिर्फ आपको बताया, फिर एक दिन हम सिर्फ गैलेक्सीज लेंगे, उसके कितने शेप है, फिर एक दिन अर्थ, इनको अंदर से पढ़ाऊँगा ना। तो फिर उसके बाद है ना न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं हाइड्रोजन हीलियम की वजह से, तो एनर्जी बनती है। और लाइट ईयर क्या है, अब देखो सबसे बड़ा जिसमें हम हर चीज़ को जो, अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं आपको बीच में, जो हम इनके बीच का डिस्टेंस देखते हैं प्लेनेट्स का, है ना, और हम बहुत सारी यूनिट देखते हैं स्पेस की, वो एयू में लिखी मिलेगी आपको, एरोनॉमिक यूनिट बोलते हैं इसको। फ्रांस पेरिस में इसका एक जो है ऑफिस है, हेड ऑफिस है पेरिस में। ये एरोनॉमिक एक जो है ना एरोनॉमिक यूनिट है, ये एक एरोनॉमिक एक संस्था है जो क्या करती है कि स्पेस का रिसर्च करती है। 1919 में इसका जो है 1919 में इसको जो है स्थापित किया गया था। और इसी की वजह से जो हम इसकी डिस्टेंस करते हैं, गणना करते हैं, उनको मेजरमेंट एयू में करते हैं ज़्यादातर। वैसे हम बोलते हैं कि लाइट ईयर ये जो है अर्थ और इसकी डिस्टेंस इतने लाइट ईयर है, तो लाइट ईयर का मतलब टाइम नहीं होता, आप याद रखो। कई लोग कहते हैं कि लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर टाइम है, नहीं। लाइट ईयर, मान लो आपको मैं बोलूँ कि 99.46 ट्रिलियन किलोमीटर, है ना, अगर मैं आपको बोलूँ 1 सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा, 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, ट्रिलियन है ना किलोमीटर, तो आप है कोई डिस्टेंस है ना, तो आप उसको कैसे मेजर करोगे, ये टाइम नहीं है, ये जो बिलियन किलोमीटर, लाइट ईयर्स ये डिस्टेंस है, ये टाइम नहीं है कि हम टाइम कैसे पता, डिस्टेंस है दोनों के, कोई भी स्पेस में किसी भी चीज़ के बीच का डिस्टेंस जानने के लिए। तो आज सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो हमारी क्लास में जो आपको बताया गया है ना, यूनिवर्स के अंदर की बाउंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है ना, मिल्की वे, सोलर सिस्टम, और हमने सभी पढ़े। तो अब हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अब मेटेरॉइड क्या होते हैं, मेटेरॉइड, अब देखिए आपने देखा होगा, हम बोलते हैं शूटिंग स्टार, कि तारों का टूटना आपने भी बचपन में देखा होगा। अब तो खैर आप लोग बाहर नहीं सोते, मैं आज भी जो है सोता हूँ, बाहर भी सोता हूँ और देखता हूँ, निहारता हूँ पूरे यूनिवर्स को। तो आपने देखेंगे कई बार तारे टूटते हैं और हमको कहते हैं भैया शूटिंग स्टार है, भगवान से इसके लिए कुछ मांग लो। तो जो क्या होते हैं, मेटेरॉइड होते हैं। अब कैसे, मेटेरॉइड स्पेस में होते हैं बहुत सारे, यानी कि वो रोकी होते हैं, यानी खगोलीय पिंड होते हैं। मेटर विजिबल स्टिक इन एटमॉस्फेयर, वो हमें जो मेटर होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ही एक एस्टेरॉइड वो आया धरती की तरफ और वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, और वो लेकिन वो स्पेस में ही ख़त्म हो जाता है, यानी हमारे जो ये एरिया में हमारी जो लेयर्स है, एक्सोस्फीयर, एंडोस्फीयर, है ना, ये इन सब में आते आते वो ख़त्म हो जाता है।
क्योंकि आपको पता है ग्रेविटी, फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। और जो आता है तो वो चमकता हुआ एक एनर्जी जनरेट करता है जब वो घिसता है। तो जैसे आप एक लोहे के टुकड़े को लोगे और उसे घिसोगे धरती के ऊपर, तो वो भी एनर्जी जनरेट करता है और उसमें आँच जैसा दिखाई देता है, तो वो वहीं ख़त्म हो जाता है। तो वो होता है मेटर। मेट्रोइड क्या होगा, वो अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाते हैं, वो होते हैं मेट्रोइड, यानी कि वो उनको हम बोलते हैं मेट्रोइड, यानी रीचेज अर्थ सरफेस। और ऐसे बहुत जगह हैं, ज़्यादातर आपको मिलेंगे युगांडा में, हमारे गुजरात में, गुजरात के अंदर भी काफ़ी हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, है ना। आप इसमें मैंने हिंदी में भी है, अगर आप मेरे पेज पे 500 लाइक आए, 1000 लाइक आए, तो मैं आपको ज़रूर जो है इसको भेजूँगा, आप मेरे से नोट्स भी ले सकते हैं। तो ये आपको मेटेरॉइड्स के बारे में पता चल गया। और ये हमारे बहुत सारे हमारे यहाँ पर भी गिरे हुए हैं। आपको सबसे मैं बता दूँ, रूस के अंदर काफ़ी सारे मेट्रोइड्स डलते हैं, और इन मेट्रोइड्स से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, यहाँ तक कि हीरे, डायमंड रूस एक ऐसी कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा डायमंड वाली कंट्री है, सबसे ज़्यादा डायमंड निकलते हैं, यानी डायमंड के लिए फेमस है रूस। और वहाँ पे ये होते हैं, इनमें से बहुत सारी जो मेट्रोइड होते हैं धरती तक पहुँच जाते हैं, इनमें डायमंड निकलते हैं। आपने देखा होगा हमारे झांसी, शायद पन्ना में हीरे निकलते हैं, और एक किसान के हीरे निकला है 50 लाख का हीरा, अभी न्यूज़ में भी आया है। वहाँ पे हीरे निकलते हैं, हीरे। और वहाँ पे लोग क्या करते हैं, लीज पे ज़मीन को लेते हैं, या किसी की ज़मीन के टुकड़े होते हैं, गवर्नमेंट खुद देती है और उनकी खुदाई करते हैं। अब बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, खुदाई करते रहते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग खुदाई करते हैं और पूरा जीवन इसमें खपा देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को डायमंड मिलते हैं। अभी 50 लाख का डायमंड मिला है, वो छानते रहते हैं, वो बरसात होने लगी तो वो चमका, उन्होंने वो देखा कि वो तो 50 लाख का, किस्मत खुल गई उनकी। तो दोस्तों, जिसके हाथ कुछ नहीं होता उसके लिए 5 लाख रुपए भी बहुत होते हैं। वो तो 50 लाख है, वो तो सोच रहे हैं पता नहीं क्या मिल गया। तो दोस्तों, ये क्या हुआ, कैसे है पन्ना की धरती पर। अब वो पुरानी कथाओं से उसको जोड़ते हैं कि जहाँ जहाँ झांसी की रानी का घोड़ा था उसके पैर टिके, वहाँ हीरे हैं। देखो, इसको आप सीधा मेट्रोइड से जोड़ो। जब भी कोई मेट्रोइड, और ये पहुँचते हैं मध्य प्रदेश में भी मेट्रोइड आए हैं, है ना, मेट्रोइड आए हैं। वो जब धरती पर रीच करते हैं तो उनमें बहुत सारे घर्षण होते हैं। वो क्रिस्टल पत्थर ही तो है, डायमंड क्या, एक तरह का पत्थर है, वो चमकदार पत्थर बनता है और डायमंड वहाँ से आते हैं। तो प्राचीन समय में कभी गिरा होगा तो वो डायमंड निकल आते हैं, या कई बार कोई एस्ट्रॉइड आया और उथल पुथल हुई हो, या जैसे डायनासोर जो है मेट्रोइड कोई आया, खगोलीय पिंड आया, उसकी वजह से पूरा, अगर कोई बड़ा हो धरती पे पहुँचे और बड़े साइज का हो तो वो तो धरती को भी ख़त्म कर सकता है, अर्थ ही ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इसलिए वहाँ पर ये होता है, आप ध्यान रखना इस बात को, थोड़ा सा मैंने आपको बताया। तो उसके बाद दोस्तों, हम अगर आप देखो तो आप आ जाइए सीधा, मैं आपको बता ही देता हूँ ना अभी। अच्छा, एक चीज़ आप बीच में भूल गए, एस्ट्रॉइड बेल्ट तो मैंने बता ही दिया था आपको। देखिए, नेबुला एंड ब्लैक होल। नेबुला हग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। नेबुला का आप क्या समझोगे। आप देखिए, गर्मियों के दिनों में एक बबूला आता है, आपने देखा हो, गर्मियों में फसलों को उड़ा ले जाता है। इवन तक हम कहते हैं कि इसमें भूत है, वो आदमियों को भी उड़ा के ले जा सकता है। हमने प्राचीन समय में मैंने पौराणिक कथाएं सुनी हैं कि इसमें मत जाओ, भूत होते हैं। नेबुला क्या होता है, एक हवा का, गैस का जॉइंट बनता है ऐसे, और फिर वो सीधा आकाश में चला जाता है और बहुत सारी चीज़ों को उड़ा ले, पन्नियाँ आकाश में घूमती हैं, और वो नेबुला। ऐसे ही स्पेस में भी नेबुला है, हग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट का नेबुला, वहाँ पे वो चलता रहता है नेबुला। ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल आपको पता है, मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल है ना। और सेंटर वाले जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सेंटर को हम क्या कहते हैं, सैजिटेरियस बोलते हैं। ये देखो, आपको मैं यहाँ बता दूँ, ठीक है जी। और ब्लैक होल होता है ना, रीजन वेयर ग्रेविटी इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा, जो चला गया ख़त्म। आइंस्टीन ने दिया था इसका। इवेंट होरिजन बाउंड्री बियॉन्ड विच लाइट कैन नॉट एस्केप, है ना। तो अब सबसे बड़ा एसएससी क्विक रिवीजन ये है कि यूनिवर्स, देखिए अगर आपको पढ़ना है, यूनिवर्स में गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, सन, प्लेनेट, अर्थ, मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, है ना। ये सब पढ़ेंगे हम, मैंने अभी आज थोड़ा सा ऊपर से बताया। अब मिल्की वे गैलेक्सी, आवर गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी टाइप बेरेड स्पिरल,
ये ध्यान रखो, बेयर्ड स्पिरल। लार्जेस्ट प्लेनेट जुपिटर, स्मॉलेस्ट मरकरी, वीनस, मार्स, लाइट ईयर, डिस्टेंस यूनिट लाइट ईयर मानते हैं। यूनिवर्स एज 13.8 बिलियन। यूनिवर्स ओरिजिन मॉडल बिग बैंग से हुआ था, बिग बैंग थ्योरी से, है ना, स्पेस फैलने लगा था। तो ये है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आगे के लिए मैं आपको, देखो कल अगर आप मेरे को मिलते हो मैं आपको कुछ क्वेश्चन ज़रूर बोल सकता हूँ, मैं इसमें लिखूँगा नहीं, अगर आप करना चाहो तो। अब वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा भी दोस्तों, है ना। देखिए मैं आप पूछता हूँ आपसे कि जो हमारी गैलेक्सी है, आवर गैलेक्सी नोन एज, कैसी जानी जाती है हमारी गैलेक्सी, किसके बारे में बताओ, हमारी गैलेक्सी का शेप और क्या है, ये सब क्वेश्चन आप करना, है ना। तो एंडोरमेडा है, मिल्की वे है, व्हर्लपूल है, सोमबेरियो है, कैसी है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, द सन इज, ए क्या है, स्टार है, एस्टेरॉइड है, सैटेलाइट है, क्या है। लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, स्मॉलेस्ट, ये तो आप बता ही दोगे। लाइट ईयर मीज़र, जो लाइट ईयर है, क्वेश्चन नंबर 3, लाइट ईयर मीज़र करते हैं क्या, क्या मीज़र करते हैं लाइट ईयर से, बताओ। टाइम, डिस्टेंस, आप बताओ। में टाइम या डिस्टेंस। हाउ ओल्ड इज यूनिवर्स, अप्रोक्सीमेटली 13.8 बिलियन ईयर्स है, मैं नहीं बता दिया। हाउ मैनी प्लैनेट्स और हाउ मेनी ड्राफ्ट प्लैनेट्स, प्लूटो एक ड्राफ्ट प्लैनेट है, उसको हटा दिया। अच्छा मैं चलते चलते बता देता हूँ कि प्लैनेट अगर आपके हैं एक लाइन में, है ना, प्लैनेट उसी को कंसीडर किया जाएगा जिसके जो आपका रिवोल्यूशन का जो क्षेत्र है सन के अराउंड, उसका जो बीच का जो भी उसका एरिया है रिवोल्व करने वाला, वो साफ़ सुथरा हो, उसमें रोकी ना हो, वो अपना जो उसका एरिया जिसमें वो कर रहा है, रिवोल्व कर रहा है, वो सही होना चाहिए, टाइम सही होना चाहिए, तब वो माना जाता है प्लेनेट। इसलिए प्लूटो पहले प्लेनेट था, लेकिन उसको ड्राफ्ट कर दिया, उसको हटा दिया इसी वजह से। तो दोस्तों आज हमने स्पेस यूनिवर्स को बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया है ना, लेकिन कहानी अभी ख़त्म थोड़ी हुई है। अगली क्लास में हम डिटेल से समझेंगे सोलर सिस्टम को, सन से नेपच्यून तक और एवरीथिंग, गैलेक्सी भी, है ना। अब एक एक चीज़ को डालूंगा। और देखिए ये मत सोचना CGL अक्टूबर में होगा प्री, इस चीज़ को लेकर मत सोचना कि हम शुरू से कर रहे हैं अभी हमारे पास, नहीं भैया। देखो अगर आपको नेक्स्ट ईयर, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं, जो बच्चे इन चीज़ों के लिए, कौन कौन सी क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं छोटी क्लासों के बच्चे भी ले सकते हैं, 5th 6th 7th 8th 9th 10th SSC सभी के लिए है ना, नॉलेज कोई भी ले सकता है। तो हम क्या क्या करेंगे, प्लेनेट वाइज फैक्ट्स, SSC ट्रैप्स भी देखेंगे, 30 MCQ भी बताऊंगा आपको, है ना। तो करेंगे, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर करना ना भूलें, और हमारा जो टॉपिक है वो आपको पता ही है। आप धन्यवाद रहे, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे अगर आप चाहोगे तो। धन्यवाद।